35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा एयर इंडिया का विमान अचानक हवा में ही करीब 300 फीट फ्री फॉल होता है। लोग चीखते हैं, सिर फूटते हैं, यात्री सीटों से उछलकर छत और ओवरहेड बिन से टकराते हैं। फ्लाइट के टर्बुलेंस होने से यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। 17 यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कई यात्रियों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जाता है। ये सब आपने 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया फ्लाइट की खबर में सुन लिया होगा, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल प्रोटोकॉल के तहत लैंडिंग के बाद पायलट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। रिपोर्ट्स में कैप्टन के शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट में नशीले पदार्थों के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एयर इंडिया ने अब तक इसकी न तो पूरी तरीके से पुष्टि की है और न ही पूरी तरीके से खारिज किया है। एयरलाइंस का कहना है कि पायलट का नियमों के तहत टेस्ट किया गया है। टेस्ट के नतीजे अभी भी एयर इंडिया के साथ शेयर नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डोप टेस्ट होता क्या है, भारत में ऐसे पायलट्स पर क्या कार्रवाई होती है, और अगर कैप्टन का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या इसका फ्लाइट में हुई टर्बुलेंस से कोई संबंध था? आइए समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि एविएशन में डोप टेस्ट कोई नई प्रक्रिया नहीं है। भारत में डीजीसीए ने पायलट और दूसरे एविएशन कर्मचारियों के साइको एक्टिव सब्सटेंस के इस्तेमाल की जांच के लिए नियम बनाए हुए हैं। इनका मकसद ये पता लगाना है कि कोई एविएशन पर्सनल ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा जो उन्हें और एविएशन सेफ्टी को प्रभावित कर सकते हैं। अब आते हैं डोप टेस्ट पर, यानी साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। एक ऐसा मेडिकल टेस्ट जिससे ये पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में नशीले पदार्थों के अंश तो नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया में स्क्रीनिंग और कंफर्मेटरी टेस्टिंग के 2 चरण होते हैं। पहले यूरिन सैंपल लिया जाता है, इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में देखा जाता है कि निर्धारित साइको एक्टिव सब्सटेंस में किसी की मौजूदगी के संकेत तो नहीं है। डीजीसीए के नियमों में 6 कैटेगरी का टेस्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कि शुरुआती स्क्रीनिंग में किसी सब्सटेंस के संकेत मिलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को तुरंत ड्रग पॉजिटिव घोषित कर दिया जाएगा? जवाब है नहीं। यही दूसरा फेज आता है, यानी कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें ज़्यादा सटीक और एडवांस्ड लैब टेस्ट के जरिए ये पक्का किया जाता है कि शरीर में कोई प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद है या नहीं। इसलिए सिर्फ शुरुआती स्क्रीनिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आना काफ़ी नहीं है। ये देखना ज़रूरी है कि कंफर्मेटरी टेस्ट में भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है या फिर नहीं, क्योंकि किसी पायलट पर आगे की रेगुलेटरी कार्रवाई इसी कंफर्मेटरी रिजल्ट के आधार पर तय होती है। तो क्या पायलट को किसी भी वक्त पकड़कर डोप टेस्ट किया जा सकता है? इसे लेकर डीजीसीए के मौजूदा नियमों में रैंडम टेस्टिंग की बात कही गई है, यानी किसी व्यक्ति को पहले से चुनकर टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि तय नियमों के मुताबिक रैंडम तरीके से चयन किया जाता है। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के चयन के लिए रैंडम नंबर टेबल या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति को मनमाने तरीके से चुनने के बजाय सभी कर्मचारियों के पास टेस्ट के लिए चुने जाने का बराबर मौका होता है। इसके अलावा पोस्ट फ्लाइट, पोस्ट शिफ्ट या ड्यूटी पीरियड के दौरान भी टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा CAR के नियमों में ये भी लिखा है कि इसे कर्मचारी के छुट्टी के दिन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं नियमों में रैंडम टेस्ट ड्यूटी पीरियड के दौरान हो सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एयरलाइन मनमानी तरीके से किसी भी कर्मचारी को टारगेट करके हर समय टेस्ट कराती रहे। और यही वजह है कि फुकेट दिल्ली मामले में फ्लाइट के बाद टेस्ट की बात सामने आई है। इसलिए इस मामले में फ्लाइट के बाद टेस्ट होना कोई अलग बात नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि उस टेस्ट का फाइनल कंफर्मेटरी रिजल्ट क्या आया है, और यही चीज़ अभी पूरी तरह साफ होना बाकी है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर डोप टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या पायलट की नौकरी चली जाती है? डीजीसीए का नियम सीधे ये नहीं कहता कि पहली बार कंफर्मेटरी पॉजिटिव आने पर हर पायलट को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहली बार कंफर्मेटरी पॉजिटिव होने पर व्यक्ति को स्पेशलिस्ट डॉक्टर, काउंसलर या डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद फिर से ड्यूटी पर लौटने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, दोबारा टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट, और दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट। लेकिन एयरलाइन की अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अलग हो सकती है, यानी रेगुलेटरी रूल्स और कंपनी डिसिप्लिनरी एक्शन एक ही चीज़ नहीं है। 2022 में जब भारत में CAR यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के नियम लागू हुए थे, तब भी रिपोर्ट्स में साफ कहा गया था कि पहली बार पॉजिटिव होने पर डीजीसीए फ्रेमवर्क रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन एयरलाइन अपनी इंटरनल पॉलिसी के तहत एम्प्लॉयमेंट एक्शन ले सकती है। फिर दूसरी और तीसरी बार क्या होता है? यहाँ नियम काफ़ी सख्त है। अगर कोई व्यक्ति रिहैबिलिटेशन के बाद भी ड्यूटी पर लौटता है और दूसरी बार कंफर्मेटरी टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी लाइसेंस को 3 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अगर तीसरी बार पॉजिटिव होता है तो तब तो लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। यानी बार बार साइकोएक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल के मामले में सजा बहुत गंभीर हो जाती है। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति टेस्ट देने से ही मना करता है तो
उसे तुरंत ड्यूटी से हटाया जा सकता है। उसे 48 घंटे के अंदर तय किए गए टेस्ट को पास करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड हो सकता है और रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। दूसरी बार टेस्ट से इनकार करने के बाद पॉजिटिव पाए जाने पर लाइसेंस 3 साल तक के लिए सस्पेंड हो सकता है। और अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपने आप में ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी कई भारतीय पायलट डोप टेस्ट में फेल हुए हैं। भारत में ऐसा पहला मामला साल 2022 में सामने आया था, क्योंकि यही वो साल था जब डीजीसीए ने नए नियमों को लागू किया था। जुलाई 2022 में 2 पायलट के शुरुआती डोप टेस्ट में नशीले पदार्थों के संकेत मिले थे। इसके बाद उनके सैंपल की दोबारा जांच यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट कराया गया। पहली बार मामला सामने आने के कारण उन्हें रिहैबिलिटेशन और नशा मुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसके बाद अगस्त 2022 में एक और पायलट के शुरुआती डोप टेस्ट में नशीले पदार्थों के संकेत मिले। उसका सैंपल कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए विदेश भेजा गया। जब वहां भी रिजल्ट पॉजिटिव आया तो पायलट को फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया गया। फिर अगस्त 2022 के आखिरी तक 4 पायलट और 1 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के डोप टेस्ट में नशीले पदार्थों के संकेत मिले थे। इनमें चौथे पायलट की कन्फर्मेटरी रिपोर्ट 23 अगस्त को पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया गया। तो क्या इस पायलट के डोप टेस्ट का टर्बुलेंस से कोई सीधा संबंध था? हालांकि अभी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि पायलट के पॉजिटिव डोप टेस्ट का फ्लाइट में हुई टर्बुलेंस से सीधा कोई संबंध हो। टर्बुलेंस एक प्राकृतिक मौसम संबंधी घटना है। विमान को कई तरह के टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव आने से ये नहीं माना जा सकता कि इसकी वजह पायलट की गलती या किसी नशीले पदार्थ का असर हो। अब डीजीसीए की जांच में ये देखा जाएगा कि टर्बुलेंस की वजह क्या थी। विमान की ऊंचाई में करीब 300 फीट का बदलाव कैसे हुआ, क्रू ने हालात को कैसे संभाला और क्या सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि डोप टेस्ट और टर्बुलेंस के बीच कोई सीधा संबंध था। दोनों घटनाएं एक ही फ्लाइट में हुई, लेकिन इनके बीच सीधा संबंध स्थापित होना अभी बाकी है। ऐसे में डीजीसीए की जांच सिर्फ डोप टेस्ट तक सीमित नहीं होगी। जांच में कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। पहला, ब्लैक बॉक्स में क्या रिकॉर्ड हुआ। दूसरा, टर्बुलेंस के दौरान विमान की ऊंचाई और उसकी ऊपर नीचे होने की रफ्तार में कितना बदलाव आया। तीसरा, पायलट ने टर्बुलेंस की चेतावनी मिलने के बाद विमान को कैसे संभाला। और चौथा, उस समय मौसम और हवा की स्थिति कैसी थी। साथ ही पांचवा, सीट बेल्ट साइन और केबिन क्रू की सुरक्षा प्रक्रिया सही तरीके से लागू हुई या नहीं। छठा, क्या सभी तय ऑपरेशनल और सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। लिहाजा हजारों फीट की ऊंचाई पर 100 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी पूरी तरीके से कॉकपिट में बैठे पायलट्स के हाथों में होती है। ऐसे में डोप टेस्ट की ये रिपोर्ट एविएशन सेफ्टी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। अब देखना होगा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद डीजीसीए क्या कार्रवाई करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये खबर लिखी थी हमारे सहयोगी दीपांशु ने और हमारे साथ कैमरे पर हैं दीपक।